हेलो, कैसे हो मेरे नन्हे अधिकारियों। एक बार फिर से मैं राकेश याग आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की, और पहले चैप्टर में हमने बात कर ली थी भोजन क्या होता है। उसके बाद हमने बात की थी भोजन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने बात की थी कुपोषण क्या है, और फिर हमने स्टार्ट किया था विटामिन कुपोषण के बारे में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना दी है, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नाम आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, लाल रंग का सब्सक्राइब नाम, उसको दबा दें, और साथ में जो घंटे का चिन्ह आता है उसको भी दबा दें, जिससे कि आगे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन कुपोषण के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि विटामिन कुपोषण के बारे में मैंने कल आपको करवाया था। और विटामिन कुपोषण में मैंने आपको क्या क्या करवाया था। सबसे पहले मैंने आपको विटामिन ए के बारे में बात करवाई थी, फिर मैंने आपको विटामिन बी के बारे में बात करवाई थी। और विटामिन बी के बारे में मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी के कई भाग होते हैं। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, B7 होता है, B6 होता है, B9 होता है, B12 होता है। ये बातें मैंने आपको कल बता दी थी। आज हम चर्चा करेंगे विटामिन सी के बारे में। किसके बारे में? विटामिन सी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है मेरे नन्हे अधिकारियों, वो क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या नाम है? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। ध्यान रखना, अच्छे से समझ लेना इस बात को। इस विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात आती है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो इसकी कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है, और उस रोग का नाम होता है मेरे दोस्तों सक्कर रोग। कौन सा रोग? सक्कर रोग। ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सक्कर रोग होता है ना, सक्कर रोग होता है। अब बात आती है कि सक्कर रोग होता, सक्कर रोग में होता क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो अगर सक्कर रोग के लक्षण की बात करें तो सबसे पहला लक्षण आता है मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आना। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है जोड़ों में दर्द होना। जोड़ों में क्या होना? दर्द होना। जोड़ों में दर्द होना, ये भी इसका लक्षण है। तो मैंने क्या बताया? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं सक्कर रोग। और सक्कर रोग में होता क्या है? मसूड़ों से खून आने लगता है, जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है हमारी जो त्वचा होती है, त्वचा पर क्या हो जाते हैं? त्वचा पर चकते हो जाते हैं। त्वचा पर क्या हो जाते हैं? चकते हो जाते हैं, है ना। चकते का मतलब होता है गोल गोल घेरे से हो जाते हैं हमारी त्वचा के ऊपर। वो भी किसकी कमी से आते हैं दोस्तों? विटामिन सी की कमी से, है ना, सक्कर रोग के कारण। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है विटामिन सी किस किस के अंदर पाया जाता है। जैसे अगर बात करें खट्टी वस्तु, जैसे अंगूर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, है ना, नींबू। इसके साथ साथ बात करते हैं आंवला में भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन सी किसके अंदर पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है विटामिन सी सर्वाधिक। लेकिन ये बातें आपको याद रहें तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी 10th की बुक में ये बात नहीं दे रखी। आपकी 10th की बुक में बस इतनी सी बात दे रखी थी जो आपको ध्यान रखना था। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल, और कमी से सक्कर रोग होता है। इसके लक्षण है मसूड़ों से खून आना, जोड़ों में दर्द होना, और त्वचा पर क्या होना? चकते होना। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, चलें बात करें विटामिन डी के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है विटामिन डी की। सबसे पहले बात आती है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके रासायनिक नाम के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो इसका नाम है रासायनिक कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की जो कमी से जो रोग होता है ना, उसको बोलते हैं रिकेट्स रोग। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग। और इस रिकेट्स रोग को ही कहा जाता है सूखा रोग। क्या कहा जाता है? सूखा रोग। रिकेट्स रोग को क्या कहा जाता है? सूखा रोग कहा जाता है। सूखा रोग, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है।
मैं आपको बता दूं इस रिकेट्स रोग में होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिकेट्स रोग केवल और केवल बच्चों में होता है, बड़े व्यक्तियों में रिकेट्स रोग नहीं होता। केवल किस में होता है, केवल बच्चों में होता है, केवल बच्चों में होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, केवल बच्चों में होता है रिकेट्स रोग। और रिकेट्स रोग होने के बाद में क्या हो जाएगा, जो बच्चा होता है, बच्चे के जो पैर होते हैं, बच्चे के जो पैर होते हैं वो मुड़ के धनुषाकार हो जाते हैं। यानी बच्चे के पैर मुड़कर धनुष के आकार का होना, धनुषाकार होना। कैसे हो जाते हैं, धनुष के आकार के हो जाते हैं, इस प्रकार से मुड़ जाते हैं। रिकेट्स रोग में जो हड्डियों से संबंधित रोग होता है रिकेट्स रोग, जिसमें पैर की हड्डी मुड़ जाती है और किस के जैसा आकार ले लेती है, धनुष के आकार की हो जाती है। इसीलिए बच्चे के पैर मुड़ के कैसे हो जाते हैं, धनुष आकार हो जाते हैं। तो ये बात किसकी थी मेरे प्यारे नान्हे अधिकारियों, ये बात थी विटामिन डी की। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, है ना। बच्चे के पैर मुड़कर धनुष आकार हो जाते हैं रिकेट्स रोग में, इसी को क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले मैंने आपको विटामिन ए करवा दिया, विटामिन बी करवा दिया, सी करवा दिया, डी करवा दिया। इतनी ही बात आपकी 10th की बुक में दे रखी है, इससे ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो इससे ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। अब बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है प्रोटीन कुपोषण। क्या नाम है, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। पहली बात तो यह है कि ये प्रोटीन कुपोषण होता क्या है। अगर प्रोटीन कुपोषण की अगर बात करें तो अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से संबंधित हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन कुपोषण बोलते हैं। यानी प्रोटीन की कमी से रोग उत्पन्न होना, प्रोटीन की कमी से रोग उत्पन्न होना क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रोटीन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाएगी तो हमारे प्रोटीन से संबंधित रोग हो जाएंगे, उसी को कहा जाता है प्रोटीन कुपोषण। अब अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है। उस रोग का नाम है कवासियोरकर। इस प्रकार से याद कर लो, कवासियोरकर। वैसे ये नाम एक साथ ही बोलना है आपको, कवासियोरकर नाम का जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, भोजन में प्रोटीन की कमी से होता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कवासियोरकर नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। इस कवासियोरकर रोग की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, कवासियोरकर रोग में ये इंपॉर्टेंट बात है। कवासियोरकर जो रोग होता है ना, इससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। कौन प्रभावित होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। बच्चे प्रभावित होते हैं, बड़े व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इससे ज़्यादातर क्या होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। और इसमें होता क्या है, शरीर में सूजन आ जाती है। क्या जाती है, सूजन आ जाती है, त्वचा पीली हो जाती है। इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण हैं शरीर में सूजन आना। क्या आना, शरीर में सूजन आना, है ना, शरीर में सूजन आना, त्वचा पीली हो जाना। त्वचा कैसी हो जाना, पीली हो जाना। ये इसके क्या होते हैं, मुख्य लक्षण होते हैं, इस कवासियोरकर रोग के लक्षण होते हैं। और दोस्तों पेट तो फूल जाता है, पसलियाँ बिल्कुल दुबली पतली हो जाती हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आंखें अंदर धंस जाती हैं, है ना, आंखें अंदर धंस जाती हैं। ये किसके लक्षण होते हैं, ये सभी के सभी कवासियोरकर रोग के लक्षण होते हैं। ये सभी के सभी किसके लक्षण होते हैं, कवासियोरकर रोग के लक्षण होते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक मिनट भाई, कंप्यूटर क्या हो गया, हाँ। अब अगर इससे आगे बात करें तो ये जो कवासियोरकर नाम का जो रोग होता है ये उत्पन्न होता क्यों है दोस्तों, गरीबी के कारण जो बच्चे होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, गरीबी के कारण बच्चे अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल नहीं कर पाते। गरीबी के कारण प्रोटीन ग्रहण न कर पाने के कारण ये रोग उत्पन्न होता है ना। गरीबी के कारण प्रोटीन ग्रहण न कर पाने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है, कवासियोरकर रोग। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है और उससे कौन प्रभावित होता है और उसके लक्षण क्या हैं, ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी थी। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको स्टार लगा के लिखनी है, नोट लगा के लिखनी है कि जो
एक रोग और होता है, उस रोग का नाम होता है मेरेस्मस, लेकिन वो किसकी कमी से होता है? कैलोरी की कमी से। कैलोरी की कमी से एक रोग होता है हमारे शरीर में, कैलोरी की कमी से एक रोग होता है और उस रोग को बोलते हैं मेरेस्मस रोग। कौन सा रोग? मेरेस्मस रोग। इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कैलोरी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग, कैलोरी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग का क्या नाम है? मेरेस्मस रोग। अब आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। तो आपने तो क्या पढ़ा है? एक ही पढ़ा है ना, क्वासियोरकर रोग। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कैलोरी भी हमें किससे प्राप्त होती है? कैलोरी भी हमें इस प्रोटीन से ही प्राप्त होती है। हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए, बोलते हैं ना, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है। यहाँ मुलाकात नहीं होती है जरूरी, यहाँ पर जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कैलोरी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कैलोरी की आवश्यकता है। और कैलोरी हमें कहाँ से मिलती है? प्रोटीन से मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। किससे मिलती है? प्रोटीन से। तो प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो एक तो क्वासियोरकर रोग हो जाएगा। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमें कैलोरी नहीं मिलेगी, और कैलोरी नहीं मिलेगी तो मेरेस्मस नाम का रोग हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो मेरेस्मस रोग और एक आता है क्वासियोरकर रोग। लेकिन क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा रोग होता है? मेरेस्मस रोग होता है। और मेरेस्मस रोग में क्या होता है? जो बच्चा होता है, बच्चा वो दुबला पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? बच्चा दुबला पतला हो जाता है। दुबला पतला, है ना, दुबला पतला, बिल्कुल दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल शरीर हल्का हो जाता है, उसके आंखें अंदर धंस जाती हैं, बिल्कुल मतलब नाजुक की स्थिति हो जाती है उस बच्चे की। उस रोग को बोलते हैं मेरेस्मस रोग। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। तो प्रोटीन कुपोषण हमने कर लिया, विटामिन कुपोषण हमने कर लिया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप साथ साथ में, मेरे को पता है, आप नोट्स बनाते चल रहे हैं। अगर आप गुस्ताखी कर रहे हैं, आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, और ये गलती आपको बहुत भारी पड़ेगी। जब आप परीक्षा दे के आओगे ना, तब आप देखना कितना दुखी मन होगा आपका। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नोट्स बनाओ अच्छे से, एक बढ़िया सी कॉपी रजिस्टर तैयार कर लो, उसमें नोट्स बनाओ, फिर देखना अच्छे से आप तैयारी करोगे तो आपके 95 से ऊपर आएंगे। ये मेरी गारंटी है। अच्छे से तैयारी करना, मैं जो पढ़ाऊँ उतना ही पढ़ना, उससे अलग आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं खनिज कुपोषण के बारे में। किसके बारे में? खनिज कुपोषण के बारे में। अब खनिज होते क्या हैं? जो खनिज लवण होते हैं ना, खनिज लवण कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारे शरीर में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे संबंधित भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उन रोगों के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं खनिज कुपोषण की। खनिज कुपोषण की तो पहली बात यह आती है कि खनिज कुपोषण होता क्या है। खनिज कुपोषण की अगर बात करें तो हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर में अगर खनिज तत्व की कमी हो जाती है, खनिज तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग क्या कहलाते हैं दोस्तों? खनिज कुपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कुपोषण कहलाते हैं। अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे भोजन में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? खनिज कुपोषण बोलते हैं। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अब खनिज तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैल्शियम की। सबसे पहला तत्व कौन सा है? कैल्शियम तत्व। कौन सा तत्व है? कैल्शियम तत्व। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कैल्शियम तत्व के बारे में। कैल्शियम तत्व की अगर बात करें तो सबसे पहले बात आती है कैल्शियम तत्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रमुख स्रोत का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कैल्शियम हमें हरी सब्जी से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? हरी सब्जी से प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दूध से और हरी सब्जी से लगभग सभी के सभी खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। हरी सब्जी हो गया, मांस हो गया, फल हो गया, अंडा हो गया, अंडा, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम है ना, कैल्शियम सॉरी दूध से भी हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। तो ये जो हरी सब्जी, मांस, फल, अंडा, दूध है ना, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम के प्रमुख स्रोत बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? हरी सब्जी, मांस, फल, अंडा और दूध। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात आती है इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? प्रमुख काम, ये क्या काम करता है भाई बच्चों हमारे शरीर में? इसका प्रमुख कार्य क्या है?
कैल्शियम हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो ध्यान रखना विटामिन डी के साथ साथ क्या करता है, विटामिन डी के साथ साथ हमारी हड्डी व दांतों को मजबूत बनाता है। हड्डी व दांतों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। ध्यान रखना हमारी हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का काम किसका होता है, कैल्शियम और विटामिन डी का। विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर के क्या करते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर के हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, वो इसी कैल्शियम और इसी विटामिन डी के द्वारा ही मजबूत होते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने इनके नोट्स भी बनाए होंगे, लिख रहे होंगे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा। कैल्शियम की कमी होने पर बच्चों में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बच्चों में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है रिकेट्स, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, रिकेट्स रोग। तो रिकेट्स रोग एक तो विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है और एक कैल्शियम की कमी से उत्पन्न होता है। कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है और विटामिन डी की कमी से भी रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है, लेकिन होता किसके अंदर है, बच्चों के अंदर। बड़े व्यक्तियों में नहीं होता भाई, सिर्फ और सिर्फ बच्चों में होता है। अब बात करते हैं बड़े व्यक्ति की अगर बात करें तो बड़े व्यक्ति में कौन सा रोग उत्पन्न होगा। अगर बड़े व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा रे, उस रोग का नाम है ओस्टियोमेलेशिया। क्या नाम है, ओस्टियोमेलेशिया। क्या बात है, ओस्टियोमेलेशिया। मैंने क्या बताया, अगर कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है बच्चे के शरीर में तो उसके तो रिकेट्स रोग होता है। अगर कैल्शियम तत्व की कमी बड़े व्यक्ति के शरीर में हो जाती है तो ओस्टियोमेलेशिया नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कैल्शियम को आपने पूरा पढ़ लिया होगा और आपको याद भी हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, अगर आपको ये बात पसंद आई है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, सभी काम एक साथ कर लीजिए, ठीक है। लिख भी लीजिए, याद भी कर लीजिए साथ साथ, है ना। याद बाद में नहीं करना है, आपको भी करना है, साथ साथ याद करना है, सारे काम साथ साथ ही करना है। चलिए, तो ये बात होती है कैल्शियम की। अब कैल्शियम के बाद हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सोडियम के बारे में। किसके बारे में, सोडियम के बारे में। 2 नंबर बात करते हैं सोडियम की। सोडियम की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात है सोडियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सोडियम प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों नमक से। कहाँ से प्राप्त होता है, नमक से। हम जो घर में नमक खाते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उससे हमें सोडियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। नमक से सोडियम प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अंडों से, अंडे जो होते हैं ना, अंडे से भी क्या प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। इसके साथ साथ दूध से भी क्या प्राप्त होता है, दूध से भी हमें सोडियम प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादातर हमें सोडियम किससे प्राप्त होता है, नमक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है रे, नमक से प्राप्त होता है रे बाबा, है ना। सुना हो ना, ओ सांबा, सुना होगा आपने, फिल्म देखी होगी सरदार, बोलो सांबा, ऐसे कुछ सुना होगा। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, अरे सांबा आपको याद हुआ नहीं हुआ, आप क्या कहोगे, जी सरदार। सरदार नहीं, अपना भाई मान सकते हो, अपना गुरु मान सकते हो अगर मानो तो, वरना भाई तो मान ही लो, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। सोडियम के प्रमुख स्रोत हो गए, नमक हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। अब बात करते हैं इसका प्रमुख कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका प्रमुख काम क्या है हमारे शरीर में इस सोडियम का। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम हमारे शरीर में क्या काम करेगा, सोडियम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो करता है मांसपेशी संकुचन का काम। किसका काम करता है, मांसपेशी संकुचन का काम, मांसपेशी संकुचन। इसके साथ साथ तंत्रिका आवेग संचरण, तंत्रिका आवेग संचरण। इसके साथ साथ शरीर पर नियंत्रण,
शरीर पर नियंत्रण, ये इसके प्रमुख काम होते हैं। मांसपेशी संकुचन का मतलब क्या होता है, हमारी मांसपेशियां इस प्रकार से करती रहती हैं, इस प्रकार से करेंगे ना तभी इनको भोजन मिल पाएगा और तभी इनको ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो ये मांसपेशियों का संकुचन करना किसका काम होता है, इसी नमक का काम होता है, इसी सोडियम का काम होता है। किसका काम होता है, सोडियम का काम होता है। अब बात करते हैं तंत्रिका आवेग संचरण की। तंत्रिका आवेग संचरण होता क्या है, समझो पहले बात। मान लो ये बोर्ड है और ये बोर्ड क्या है, गर्म है। ये बोर्ड क्या है, गर्म है। मान लो, मानने में आपका कुछ नहीं जाता, मान लो ये बोर्ड है, ये गर्म है, तो इस बोर्ड के मैं हाथ लगाता हूं तो मेरा हाथ लगते ही तुरंत वापस हट जाता है। हटता है कि नहीं हटता, आपने भी देखा होगा। किसी गर्म वस्तु के अगर हमारा हाथ छू जाता है तो हमारा हाथ तुरंत वापस हट जाता है। इसी को बोला जाता है तंत्रिका आवेग संचरण। क्या बोला जाता है, तंत्रिका आवेग संचरण। वो किसके माध्यम से संपन्न होता है, वो सोडियम के माध्यम से संपन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सोडियम तत्व की कमी है तो उस व्यक्ति को गर्मी और ठंड का महसूस कम होता है। उसको ज़्यादा गर्म नहीं लगता, उसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता, यानी वो उसके शरीर में सुन्न आ जाती है। क्या जाती है, उसके शरीर में सुन्न आ जाती है। तो शरीर को नियंत्रण रखने का काम भी कौन करता है, सोडियम करता है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो एक बार ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि घर वाले सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया इसके, है ना, पागल घोषित कर देंगे आपको। आपको पागल नहीं होना है, हाँ पागल होना भी है और पागल नहीं होना। पागल होना है अपने सपने के प्रति, पागल होना है अपने मंजिल के प्रति। पागल हो जाओ, सोच लो मेरे को ये मंजिल पानी है, मेरे को 10th क्लास में 90% लेके आने हैं, ये आपकी मंजिल है और इसके प्रति आप पागल हो जाओ। लेकिन पागल होने का मतलब ये नहीं है कि गलियों में निकल जाएं, किसी के पत्थर मारें, किसी को गाली गलौज करें। ये पागल होने की निशानी नहीं है। पागल होने की निशानी है सुबह 4 बजे उठो, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरे दिन पढ़ाई करते रहो, सिर्फ और सिर्फ अपने मंजिल के बारे में ही सोचो, अन्य किसी वस्तु के बारे में मत सोचो। सब मोह माया है, सबको छोड़ दो, लेकिन अपने करियर को मत छोड़ना। आपकी करियर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। इसलिए 10th क्लास इंपॉर्टेंट होती है। 10th क्लास में जो बच्चा सुधर जाता है वो अच्छा काम कर लेता है, और जो बच्चा 10th क्लास में नहीं सुधरता, अच्छे से तैयारी नहीं करता, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अब सोच के देखो, आपके मान लो 10th क्लास में नंबर नहीं आए, मान लो आपके 45% आ गए, तो आप क्या करोगे? आपको 12th क्लास में ऐसे स्कूल में भेज देंगे, ऐसे सब्जेक्ट दिला देंगे, फिर क्या करोगे आप? 10th के बाद 12th में भी आपके इतने नंबर आएंगे 40-45%। उसके बाद क्या करोगे? फिर आप ऐसे भाग दौड़ करोगे, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं और आप मतलब बकरी चराओगे, है ना, बकरी ले लोगे या घर का काम करोगे या खेत का काम करोगे, तो आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद है। अगर आपके 10th क्लास में अच्छे नंबर है, मान लो 80% आ गए, 90% आ गए, तो आपको घर वाले क्या करेंगे? अच्छे स्कूल में भेजेंगे, अच्छी साइंस मैथ दिलवा देंगे आपको। उसके बाद अच्छे से आप तैयारी करोगे, उसके बाद आपको क्या होगा? अच्छे नंबर बनेंगे, आपको जॉब मिलेगी, आपकी अच्छी शादी हो जाएगी, फिर अपने बालक बच्चों के साथ अच्छे से ज़िंदगी व्यतीत करोगे। फिर आप बुढ़े होगे, तब आपकी पेंशन आएगी, फिर और भी मज़े हैं, बैठे बैठे खाओगे। देखो कितनी सुविधाएं पढ़ने में। तो पढ़ना आपको ज़रूरी है और 10th क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि 10th क्लास को गंवाना मत। 10th क्लास आपकी ज़िंदगी है, 10th क्लास आपकी अमानत है। अब ये आपको सोचना है आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, है ना। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा सकता हूँ, काम आपका है पढ़ने का। कितना पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वो आप सोचो, आप जानो, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सोडियम की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की। किसकी बात करते हैं? पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम, चलिए मैं यही बता देता हूँ आपको। पोटेशियम 3 नंबर है। पोटेशियम 3 नंबर क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में चर्चा करते हैं। पोटेशियम है क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पोटेशियम, देखिए सबसे पहले बात आती है पोटेशियम की कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों सभी खाद्य पदार्थों से, सभी खाद्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से। अब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? जिसको हम खा सकते हैं। वैसे खा तो हम थप्पड़ भी सकते हैं, थप्पड़ भी खा सकते हैं ना, लेकिन वो खाद्य पदार्थ नहीं है। खाने का मतलब जिसको खाने के बाद हमें ऊर्जा मिले, जिसको खाने में हमें इंटरेस्ट आए, है ना, जिसको खाने में हमें इंटरेस्ट आए। मैंने कहा ना, खाने में तो आप थप्पड़ भी खा सकते हो, लात भी खा सकते हो, गुस्से भी खा सकते हो, मुक्के भी खा सकते हो, लेकिन वो खाद्य पदार्थ नहीं है। खाद्य पदार्थ क्या है? खाद्य पदार्थ है सब्जी, रोटी, चावल, दाल, सेव, अनार, अंगूर, है ना, और मिठाई। आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन पानी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस
खाद्य पदार्थ का मतलब खाने वाले पदार्थ, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम खाते हैं, वही खाद्य पदार्थ। और वही खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? पोटेशियम के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? पोटेशियम के स्रोत। इन्हीं से हमें पोटेशियम मिलता है। और पोटेशियम के प्रमुख काम क्या हैं? वह मेरे दोस्त, मैंने को लिखना ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक मैंने लिख रखे थे पहले से। मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग, शरीर पर नियंत्रण करना। यानी जो सोडियम काम करता है वही काम कौन करता है? पोटेशियम करता है। जो सोडियम काम करेगा वही कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। कौन करेगा भाई? पोटेशियम करेगा रे। कौन करेगा? पोटेशियम। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। सभी खाद्य पदार्थों से हमें क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम प्राप्त होता है। चलिए, प्रमुख कार्य हमने बता दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले की बात करें तो अगला आता है फास्फोरस। क्या आता है? फास्फोरस। 4 नंबर बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस, फास्फोरस। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फास्फोरस हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो फास्फोरस हमें प्राप्त होता है दूध से, हरी सब्जियों से। दूध से, दूध से, हरी सब्जियों से, है ना, हरी सब्जियों से, फल से, अंडे से, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? इन सभी से हमें प्राप्त होता है फास्फोरस। क्या प्राप्त होता है? फास्फोरस। और इसका प्रमुख काम क्या है? इसका प्रमुख काम है दोस्तों, इसका प्रमुख कार्य, मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो है विटामिन डी, विटामिन डी व कैल्शियम की सहायता करना। कैल्शियम की सहायता करना। कैल्शियम की सहायता करना। कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम हड्डी और दांतों को मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? हड्डी व दांतों को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी। तो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने का काम कौन करेगा? यही फास्फोरस करेगा, क्योंकि ये तो बेचारा विटामिन डी और कैल्शियम का सहयोग करता है, उसका साथी है। क्या है? उसका साथी है। तो उसका क्या करता है? सहयोग करता है। विटामिन डी और कैल्शियम का सहयोग कौन करता है? फास्फोरस करता है। ये इसके प्रमुख काम है और ये इसके प्रमुख स्रोत थे। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फास्फोरस के बाद बात करते हैं लोहे की। किसकी बात करते हैं? लोहे की। अब हमारे शरीर में लोहे की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में लोहे की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सारे लड़के तो जो मतलब मूर्ख होते हैं ना, मूर्ख, वो क्या करेंगे? घर में जितने भी लोहे की वस्तु है ना, उनको खाना शुरू कर देंगे। उस लोहे की जरूरत है हमें, लेकिन ऐसे लोहा खाने से हमारे शरीर में वो नहीं जाएगा। लोहे की आवश्यकता होती है हमारे रक्त के अंदर, हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ पर होती है? हमारे ब्लड में, खून में हमारे लोहे की आवश्यकता होती है। लेकिन लोहा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सेब से प्राप्त होता है, बाजरे से प्राप्त होता है, गुड़ से प्राप्त होता है। अगर ये खाओगे तो आपको लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा भाई, लोहा। बात करते हैं लोहे की 5 नंबर, लोहा, है ना। लोहे की अगर बात करें तो लोहा हमें कहाँ से मिलेगा? सेब से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सेब से मिलेगा, गुड़ से मिलेगा, बाजरा से मिलेगा। किससे मिलेगा? बाजरा से। बाजरा, गुड़, लोहा किस किस से मिलता है? बाजरे से मिलता है, गुड़ से मिलता है ना, और सेब से मिलता है। अगर बात करें हरी सब्जी, तो हरी सब्जियों से भी क्या मिलता है? हरी सब्जियों से भी हमें लोहा मिलता है। क्या मिलता है? लोहा मिलता है। अब आप बोल सकते हो कि लोहा कैसे होता है इनमें? तो जो लोहा होता है ना, वो हमारी मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और जब हम पौधे को उगाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो चूषण क्रिया के द्वारा वो लोहा कहाँ चला जाता है? पौधे के अंदर। और पौधे का जो फल होता है, उस फल में वो जाके संग्रहित हो जाता है और उसी फल को हम खा लेते हैं और लोहा हमारे खून में चला जाता है। इसी प्रकार से लोहा हमारे शरीर में जाता है। अब लोहा हमारे शरीर में क्या काम करता है? लोहा हमारे शरीर में खून की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? खून की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है? खून की पूर्ति करता है। अगर लोहे की कमी हो जाती है, अगर लोहे की कमी हो जाती है तो हमारे कौन सा रोग हो जाता है? रक्ताल्पता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रक्ताल्पता रोग। रक्ताल्पता रोग का मतलब खून की कमी होना। रक्त प्लस अल्पता, रक्त प्लस अल्पता, रक्त का मतलब खून, ब्लड, अल्पता का मतलब कमी। अगर लोहे की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी, है ना। खून की कमी हो जाएगी। किसकी कमी से? लोहे की कमी से। तो ये बात थी लोहे की। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात ही आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ खून की पूर्ति करने के साथ साथ खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है। हमारे खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाने का काम किसका होता है? मात्रा बढ़ाने का काम किसका होता है? इसी लोहे का होता है, इसी जालिम लोहे का होता है जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर किसकी मात्रा बढ़ाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। चलिए बात करते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर बात आती है आयोडीन की। किसकी बात आती है? आयोडीन की बात आती है। किसकी बात आती है रे? आयोडीन की बात आती है। किसकी? आयोडीन की। क्या बात है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको पढ़ाने में। आप टैलेंट हो ना, इसलिए मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ के। बात करते हैं आयरन, आयोडीन की। किसकी बात करते हैं? आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन क्या बोले? आयोडीन बोले, क्या बोले? आयोडीन। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों समुद्री भोजन से। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री भोजन से। समुद्री भोजन बोले तो मछली, समुद्री भोजन बोले तो मछली, यानी जो समुद्र के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं समुद्री भोजन। अगर बात करें मछली का मीट, मछली का मीट, मछली का मीट, मछली के मीट से भी हमें क्या प्राप्त होता है? यही आयोडीन प्राप्त होता है। नमक से भी हमें क्या प्राप्त होता है? नमक से भी हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। आपने ऐड सुनी होगी, आपने देखा होगा फिल्मों के बीच में जो ऐड आती थी, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, तो वही नमक आई है। नमक से भी हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आयोडीन का कार्य क्या है? आयोडीन का कार्य क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है वो समझ लो पहले। आयोडीन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है, चलिए इसका प्रमुख काम पढ़ लेते हैं। इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य, आयोडीन का प्रमुख कार्य क्या है? आयोडीन हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। किसकी पूर्ति करता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है रे सांबा? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? आयोडीन बनाता है। अब अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी, किसकी कमी हो जाएगी? आयोडीन की अगर हमारे शरीर में, हमारे भोजन में कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा? कम बनेगा। क्या होगा? कम बनेगा। भाई थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? आयोडीन करता है। अगर आयोडीन कम हो गया तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और जब थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारे एक रोग हो जाता है, और उस रोग को बोलते हैं घेंघा रोग। कौन सा रोग भी? घेंघा रोग। और घेंघा रोग को ही कहा जाता है गाइटर रोग। कौन सा रोग? गाइटर रोग। और गाइटर रोग को ही कहा जाता है गलगंठ रोग। कौन सा रोग भाई? गलगंठ रोग। गलगंठ रोग। क्या बोले भाई? घेंघा, गाइटर, गलगंठ। किसकी कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से या फिर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाता है। उस रोग का क्या नाम है रे सांबा? उस रोग का नाम है घेंघा, गाइटर या फिर गलगंठ रोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे छोटे साथियों, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, अधिकारियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलने वाले हैं। पूरी साइंस में आपको करवाने वाला हूं, एक एक टॉपिक में आपको करवाने वाला हूं, सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में मैं आपको देने वाला हूं। जब आप परीक्षा में पेपर करके आओगे तब आप देखना आपके कितने नंबर आएंगे। बहुत नंबर आएंगे, बहुत नंबर आएंगे। जितने आपने सोचे नहीं है ना, उससे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हो, अगर आप नोट्स बना के तैयारी करते हो और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना आप पढ़ लेते हो तो आपकी कमी नहीं रहेगी नंबरों की। नंबर आएंगे साइंस में दबा के आप शेयर कर दो, दबा के आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े से रहो, खुश रहो, घर में रहो। थैंक यू, बाय बाय।